बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे यौम तकबीर की। DGISPR का कहना है कि पाकिस्तान ने 28 मई 1998 को कामयाबी से एटमी तजुर्बात किए। 28 मई को कम अज कम जौहरी दिफाई सलाहियत हासिल की गई थी। 28 मई को पाकिस्तान ने खित्ते में ताकत के तवाजुन को बहाल किया। DGISPR का कहना है पाकिस्तान जिंदाबाद। DGISPR ने अपने बयान में कहा कि एटमी सलाहियत के हुसूल के लिए कोशिशें करने वाले तमाम अफराद को सलूट पेश करते हैं। एटमी प्रोग्राम के खालिक साइंसदानों और इंजीनियर्स को सलाम। ये कहना है DGISPR का। और अब बात करेंगे चीनी स्कैंडल इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट की, जिस पर गुज़िश्ता रोज शहजाद अकबर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो आज रद्द अमल आया पीपल्स पार्टी की जानिब से। तर्जुमान हुकूमत सिंध मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि चीनी की बरामद और सब्सिडी देने का फैसला वज़ीर आज़म इमरान खान ने बतौर वज़ीर तिजारत खुद किया। इक़्तिसादी राबिता कमेटी के इजलास में 10 लाख टन चीनी बरामद करने की 28 सितंबर 2018 की समरी इस शर्त के साथ मंजूर की कि कोई सब्सिडी नहीं दी जाएगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब में मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि इंक्वायरी रिपोर्ट के मुताबिक 28 सितंबर की समरी की मंजूरी के बाद 3 दिसंबर को तरमीम शुदा समरी मंजूर की गई, जिसमें 10 लाख टन चीनी की मिकदार बढ़ाकर 11 लाख टन कर दी गई और 2 अरब रुपए की सब्सिडी की सिफारिश की गई। इस तरमीम शुदा समरी को वज़ीर आज़म इमरान खान ने बतौर वज़ीर तिजारत मंजूर किया। मुर्तज़ा वहाब ने मजीद कहा कि चीनी की बरामद इस शर्त के साथ की जा रही थी कि मुल्क में कीमतें मुस्तहकम ना रहें तो बरामद रोक दी जाएगी, लेकिन रोकी ना गई। और ये सारी बातें वो या हुकूमत सिंध नहीं कह रही, ये सब कुछ FIA की इंक्वायरी रिपोर्ट में लिखा है। सितंबर की समरी 1 मिलियन टन की, जिसके अंदर कहा था कोई सब्सिडी नहीं दी जाएगी, कोई फ्रेट चार्जेस नहीं दिए जाएंगे, वो अक्टूबर में ECC ने अप्रूव कर ली। 3 दिसंबर 2018 को एक और समरी मूव करती है मिनिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। ये एनेक्शर 11 है इस कमीशन की रिपोर्ट का और सफा नंबर 322 पर यह डॉक्यूमेंट अवेलेबल है। 3 दिसंबर 2018 को एक और समरी मूव करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। तो उसमें 3 इंपॉर्टेंट गुजारिशात हैं जिसको मैं हाईलाइट करना चाह रहा हूं। पहली चीज कि 1 मिलियन टन से आप एक्सपोर्ट परमिशन को बढ़ा के 1.1 मिलियन टन कर दें, यानी कि 11 लाख टन एक्सपोर्ट की इजाजत दे दें आप, पहले 10 लाख थी। दूसरी चीज कहते हैं कि फाइनेंस डिवीजन में भी डायरेक्टेड टू इमीडिएटली रिलीज 2 बिलियन ऑफ आउटस्टैंडिंग फ्रेट सपोर्ट क्लेम्स। 2 अरब रुपए फौरी तौर पर फ्रेट सपोर्ट क्लेम के इशू कर दिए जाए। और तीसरी इंपॉर्टेंट रिक्वेस्ट, रज़ाक दाऊद साहब की समरी में कहा था नो फ्रेट सपोर्ट एट ऑल, इन्होंने कहा नहीं, उसमें लचक। सफा नंबर 322 रेजोल्यूशन ऑफ इश्यूज कन्फ्रंटिंग द शुगर इंडस्ट्री, समरी फॉर द ECC ऑफ द कैबिनेट, कॉपी नंबर 69 सीक्रेट। इस डॉक्यूमेंट के पैरा नंबर 5 पे लिखा है एडवाइजर ऑन कॉमर्स, टेक्सटाइल, इंडस्ट्रीज एंड इन्वेस्टमेंट हैज सीन एंड अप्रूव्ड द समरी। नीचे वाला पैराग्राफ पैरा 6, प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर इन चार्ज फॉर कॉमर्स हैज सीन एंड अप्रूव्ड सबमिशन ऑफ समरी टू द ECC ऑफ द कैबिनेट। मामले खुसूसी बराए वज़ीर आज़म बराए सियासी कम्युनिकेशन शहबाज गिल ने कहा है कि सिंध की 99% शुगर मिल्स जरदारी खानदान और उनके फ्रंटमैन की मिल्कियत हैं। पीपल्स पार्टी रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द अमल में उन्होंने कहा कि सियासी नूरा कुश्ती करने वालों को कौम की पाई पाई का हिसाब देना होगा। PTI के रुकन सिंध असेंबली खुर्रम शेर जमान बोले पीपल्स पार्टी आसिफ जरदारी की शुगर मिलों का हिसाब दे। पीपल्स पार्टी के वज़रा बताएं कि सिंध में पिछले 12 सालों में कितनी शुगर मिलों पर जबरदस्ती कब्जा किया गया। ये भी बताया जाए कि ओमनी ग्रुप की सिंध में कितनी शुगर मिले हैं। बोले सिंध हुकूमत ने लॉकडाउन में इजाफा किया तो मुखालिफत करेंगे। और किसान इत्तेहाद पाकिस्तान के सदर खालिद खोखर का कहना है कि वो चीनी इंक्वायरी रिपोर्ट पर FIA और हुकूमत को खिराज तहसीन पेश करते हैं। गुज़श्ता साल 160 से 180 रुपए फी मन गन्ना खरीद कर शुगर मिल्स मालिकान ने अरबों रुपए कमाए हैं। चीनी की कीमत कम और शुगर माफिया के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए। किसान इत्तेहाद पाकिस्तान के सदर खालिद खोखर की दीगर ओहदेदारों के हमरा लाहौर प्रेस क्लब में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहते हैं कि 1 रुपया फी किलो चीनी की कीमत बढ़ाने से 5.5 अरब रुपए का फर्क पड़ता है। शुगर मिल्स मालकान को हर जगह तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता है। कपास के इलाकों में गन्ना काश्त कराया जा रहा है। टेक्सटाइल और शुगर मिल्स मालकान सब्सिडी वसूल करते रहे हैं। अगर शुगर मिल 1 रुपये किलो रेट बढ़ाए तो अवाम पे 5.5 अरब रुपए का बोझ पड़ता है 1 रुपये किलो रेट बढ़ाने से। ये तो हुकूमत अगर इस पे तवज्जो ना देती, ये कमीशन रिपोर्ट ना देता तो आज चीनी 100 रुपये क्रॉस कर चुकी होती। अब मैं मुतालबा करता हूँ हुकूमत से, इस वक्त प्राइम मिनिस्टर साहब से, कि आप चीनी का रेट और कम करवाएं
लूटा हुआ पैसा वापस करवाएं। खालिद खोकर ने मुतालबा किया कि कपास के पैदावारी इलाकों से शुगर मिल्स खत्म करके लूटी गई रकूम किसानों को वापस दिलाई जाए। ये पहली हुकूमत है जिसने चीनी माफिया के खिलाफ इकदाम किया, वो इसे जबरदस्त खराज तहसीन पेश करते हैं। पहली दफा एक ऐसी रिपोर्ट आई है, मैं उस रिपोर्ट पे उस जो चीनी का कमीशन था उनको भी खराज तहसीन पेश करता हूँ और इमरान खान साहब को भी खराज तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने रिपोर्ट को शाये किया। और जिस चीज़ के लिए हम एहतजाज कर रहे थे, पिछले 5 साल से चीख रहे थे, आज वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तमाम बातें सच साबित हुई हैं। आज जो हालात है इस वक्त, मैं मुतालबा करता हूँ कि जो कॉटन एरिया उसको क्लियर करवाया जाए, जो वहाँ पे इलीगल शुगर मिले गई है उनको वापस जहाँ पे से गई है वहीं वापस लगाया जाए। किसान इत्तेहाद के सदर का कहना था कि कारोबार का मामला आ जाए तो जरदारी और जहांगीर तरीन समेत सभी एक हो जाते हैं। वो मुतालबा करते हैं कि 5 साल के लिए ज़रूरी पॉलिसी बनाकर बिजली के बिल कम किए जाएं और किसानों को डीजल सब्सिडाइज रेट पर दिया जाए। कैमरामैन खालिद खान के साथ आजम मलिक, जियो न्यूज़, लाहौर। और अब आपको बताएं कि चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल को साबिक वज़ीर आज़म में नवाज शरीफ, शाहिद खाकान अब्बासी, शरीफ खानदान, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के नैब के मेगा मुकदमात पर ब्रीफिंग दी गई। मुल्ज़िमान से लूटी हुई रकूम को कौमी खजाने में जमा कराने और दीगर शिकायत की जल्द तकमील और एहतसाब अदालतों में ज़ेर समाअत मुकदमात पर जल्द समाअत के लिए भी दरखास्तों का फैसला हुआ। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ और शाहिद खाकान अब्बासी, शहबाज शरीफ, हसन नवाज, हुसैन नवाज, हमजा शहबाज, सुलेमान शहबाज समेत नैब के मेगा करप्शन केसेस पर चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल को तफसीली ब्रीफिंग। नैब के रीजनल डायरेक्टर जनरल वीडियो लिंक के जरिए इजलास में शरीक हुए। अब तक की तहकीकाती मुल्जिमान से लूटी हुई रकूम की बरामदगी और इसे कौमी खजाने में जमा कराने पर भी ब्रीफिंग दी गई। इजलास में गंदम और शुगर स्कैंडल की तहकीकात पर भी ब्रीफिंग दी गई। इजलास में फैसला किया गया कि अदालतों में ज़ेर समाअत मुकदमात की जल्द समाअत के लिए दरख्वास्तें दायर की जाएंगी। नैब जमानत पर रिहा मुल्जिमान के खिलाफ अदालतों में अपील भी दायर करेगा। इजलास में बताया गया कि सिंध में गंदम की चोरी और खुर्द बुर्द के मुकदमात में 10 अरब रुपए की रिकवरी हुई। इजलास में 435 ऑफशोर कंपनीज में सैफुल्लाह बरादरान, अलीम खान, कैप्टन रिटायर्ड सफ्तर, मेहताब अब्बासी, अकरम दुरानी और दीगर के खिलाफ अब तक की तहकीकात का जायजा भी लिया गया। अमेरिका की रियासत मिनेसोटा में स्याह फार्म शख्स की सफ़ेद फार्म पुलिस एहलकारों के हाथों हलाकत के खिलाफ मुजाहरे जारी हैं। मिनियापोलिस और लॉस एंजलिस में हजारों अफराद ने एहतजाज किया। बेगुनाह स्याह फार्म शख्स को तशद्दुद से कत्ल करके झूठी रिपोर्ट तैयार करने वाले 4 पुलिस एहलकारों को नौकरी से निकाल दिया गया है। रियासत मिनेसोटा के शहर मिनियापोलिस से ताल्लुक़ रखने वाले जॉर्ज फ्लॉयड को सफ़ेद फार्म पुलिस एहलकारों ने जालसाजी के इल्ज़ाम में पीर को गिरफ्तार किया था। तहम एक एहलकार उसकी गर्दन पर चढ़कर बैठ गया था, जिससे 46 बरस का फ्लॉयड मौके पर ही चल बसा था। 4 पुलिस एहलकारों की शनाख्त डेरिक चौवेन, थॉमस, थाओ और अलेक्जेंडर के नामों से की गई है। शहर के मेयर ने मुतालबा किया है कि गर्दन पर चढ़कर बैठने वाले डेरिक पर स्याह फार्म के कत्ल का इल्ज़ाम आयद किया जाए। पुलिस ने इब्तिदा में दावा किया था कि स्याह फार्म शख्स ने गिरफ्तारी के दौरान मज़ाहमत की थी, ताहम नई वीडियो में वाज़ेह है कि जॉर्ज फ्लॉयड ने खुद को गिरफ्तारी के लिए पेश कर दिया था। फ्लॉयड की हिमायत में मिनियापोलिस और ह्यूस्टन समेत मुख्तलिफ शहरों में मुजाहरे किए गए हैं, जिन्हें मुंतशिर करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस का इस्तेमाल किया। मुबैना नस्ल परस्त सफ़ेद फार्म एहलकारों के हाथों स्याह फार्म की मौत पर दबाव बढ़ा तो सदर ट्रंप को भी वाक़े का नोटिस लेना पड़ गया। उन्होंने वाक़े की वफाकी सतह पर तहकीकात का हुक्म दे दिया। कराची के इलाके मॉरल कॉलोनी में गिरकर तबाह होने वाले PIA के तैयारे का कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर मलबे से बिलाखिर बरामद हो गया है। पाकिस्तानी हुक्काम ने एयरबस बनाने वाली कंपनी से इस आले को डीकोड करने की दरख्वास्त की है। अब तक न मिलने वाला ये पुर्जा भारी पुर्जों को उठाए जाने के बाद सामने आया। तर्जुमान PIA के मुताबिक कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर से तहकीकाती अमल में बहुत मदद मिलेगी। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर को एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन बोर्ड के हवाले कर दिया गया। तैयारा एयरबस बनाने वाली कंपनी के बयान के मुताबिक कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर और फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर दोनों को फ्रांस में डीकोड किया जाएगा। कराची तैयारा हादसा, वजीर शहरी हवाबाज़ गुलाम सरवर खान का इब्तिदाई तहकीकाती रिपोर्ट 22 जून को पार्लियामेंट और अवाम के सामने पेश करने का ऐलान। इंक्वायरी पर इजहार इत्मीनान किया। कहा, अहम सवाल यह है कि जहाज 3 बार जमीन से टकराने के बाद दोबारा उड़ाया गया। जहाज के दोनों बॉक्सेस मिल चुके हैं। जहाज किसके कहने पर नीचे आया और किसके कहने पर उड़ा, मालूम हो जाएगा। $1 मिलियन क्वेश्चन है कि जहाज एक बार लैंडिंग कर गया और 3 बार उसने टच किया, फिर क्यों उठाया गया?
इस चीज़ की भी इंक्वायरी हो रही है ना। यही तो असल बात है कि ये गलती किसकी थी। क्या वो इजाज़त के साथ उसने लैंडिंग की या विदाउट परमिशन उसने लैंडिंग की। अगर उसने लैंडिंग की कि क्या किसी ने उसे उठाने का कहा या उसने खुद जहाज़ को उठाया। तो ये सारी चीज़ें देखें, वॉइस रिकॉर्ड और डेटा रिकॉर्ड दोनों जहाज़ के कॉकपिट्स में जहाज़ के अंदर मौजूद होते हैं और दोनों इक्विपमेंट्स, दोनों बॉक्सेस मिल चुके हैं। एक तो अभी मिला है बाद दोपहर, एक इससे पहले मिल चुके हैं। ये फ्रेंच अथॉरिटीज़ इसे फ्रांस लेके जाएंगी, वो डीकोड करेंगी। उसमें जो उनकी कन्वर्सेशन है, जो डाटा कन्वर्सेशन है वो भी, और जो वॉइस कन्वर्सेशन है वो भी, दोनों उसकी रिपोर्ट फ्रेंच अथॉरिटीज़ देंगी। टेक्निकल क्वेश्चंस हैं कि जहाज़ उठा क्यों और जहाज़ लैंड क्यों हुआ, किसी के कहने पे लैंड हुआ या किसी के कहने पे उठा। ये तो देखें ना, ये वॉइस भी और डाटा भी रिकॉर्डेड होगा और ये चीज़ सामने आ जाएगी। कराची की अदालत में पीआईए तैयारा हादसा केस में वज़ीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान, सीईओ अरशद मलिक के और दीगर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की दरखास्त दायर की गई है। सेशन जज शर्की की अदालत में दी गई दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि 22 मई को लाहौर से कराची आने वाला पीआईए का तैयारा मॉडल कॉलोनी में गिरकर तबाह हुआ। हादसे में 97 मुसाफिर जाँ बहक हुए और 2 मुसाफिर जिंदा बचे। तैयारे को फ्लाइट से पहले अच्छी तरह चेक नहीं किया गया। तैयारा हादसे की जिम्मेदारी वज़ीर हवाबाजी, सीईओ, पीआईए और दीगर पर आयद होती है। गुलाम सरवर खान, अरशद मलिक, ग्राउंड इंजीनियर और चीफ इंजीनियर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दिया जाए। पंजाब फॉरेंसिक साइंस एजेंसी के सरबराह डॉक्टर मोहम्मद अशरफ ताहिर कहते हैं कि तैयारा हादसे की 51 लाशों का डीएनए करके उनका प्रोफाइल तैयार कर लिया गया है। सिंध हुकूमत अगर इन लवाहिकीन के नमूने भिजवा दे तो सिर्फ 12 घंटों में लाशों की शनाख्त कर सकते हैं। ये बात उन्होंने लाहौर में जिनिस के नुमाइंदे अमीन हफीज़ को इंटरव्यू देते हुए कही। जो ही सैंपल हमारे पास आएंगे लवाहकीन के, उसके 12 घंटे के अंदर अंदर हम 51 बॉडीज़ आइडेंटिफाई करके दे देंगे, ये मैं गारंटी देता हूँ। क्योंकि हमारे जो मुश्किल काम था वो हमने कर लिया है। डॉक्टर साहब, एक राय ये है कि कराची में जो डेड बॉडीज़ उनके लवाहिकीन को दी जा रही हैं वो बगैर प्रॉपर डीएनए टेस्ट किए बगैर दी जा रही हैं। आप समझते हैं कि ऐसा ही हो रहा है और क्या ये दुरुस्त है? मुझे नहीं पता हुआ है या नहीं हुआ है। अगर हुआ है तो ये मेरे हिसाब से सही नहीं है। सारी डेड बॉडीज़ आइडेंटिफाई करके देनी चाहिए, क्योंकि या तो आइडेंटिफिकेशन हो जाए ना कि फ़िज़िकली किसी की पहचान हो जाए। ये बॉडीज़ जो हैं दे आर अनआइडेंटिफाइबल। डॉक्टर साहब, यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज की एक टीम भी कराची गई है और वो दावा कर रहे हैं कि उन्होंने डीएनए करके मुख्तलिफ लाशों की शिनाख्त करके उनके वर्षा के हवाले किया है। आप समझते हैं कि यूएचएस का ये दावा दुरुस्त है? अब मुझे नहीं पता कि अब सिंध का क्या एक्सपीरियंस है या ये यूएचएस का क्या एक्सपीरियंस। दांतों से भी कभी आइडेंटिफाई हुई हैं या डीएनए। जब आपके साथ आपके पास गोल्ड स्टैंडर्ड है तो वाई आर यू बीटिंग द बुश अराउंड द डेंटल। ये डेंटल वेंटल को छोड़ें, ये कोई टेस्ट नहीं है, ये कोई कंफर्मेशन नहीं है। अगर किसी ने बॉडी आइडेंटिफाई कर भी ली है डेंटल से, उसको चेक करवाएं डीएनए से। बराह रास्त आपको ले चलते हैं। विफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। शुगर माफिया के लिए, क्योंकि ज़ाहिर है कि शुगर माफिया को सरपरस्ती शरीफ फैमिली के पास थी, तो उनका एक बड़ा लॉयल या वफादार पार्टी के मेंबर होने की हैसियत से उन्होंने वो किरदार बड़ी अच्छी तरीके से अदा किया। उन्होंने शहबाज शरीफ के बेटे सलमान शरीफ, जो कि शुगर डैडी बन गए, वो शुगर डैडी ने फैसिलिटेट किया सारी जो उसमें मराहिल होते हैं सब्सिडी के देने के लिए, जिसमें कि कई उन पैमानों को नज़रअंदाज किया गया कीमतों के लिहाज से कि जो कॉस्ट प्राइस थी वो डिटर्मिन होना थी, वो नहीं हुई कि जी आगे इसको थर्ड पार्टी को दे देंगे और वो कर लेगी। और उस वक्त जो अवेलेबल शुगर थी उसका कम हिस्सा एक्सपोर्ट किया, बजाय उस वक्त के जबकि कीमतें सबसे ऊंची थीं, मुल्क का फ़ायदा होता, एक्सचेंज रेट फॉरेन एक्सचेंज हमें मिलता। उन्होंने
अपने शुगर डैडी को खुश करने के लिए उन्होंने ये सब्सिडी दी। अब ये सब्सिडी देना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन उसके जो मकसद हो उसका फ़ायदा मुल्क को होना चाहिए, उसका फ़ायदा उन किसानों को होना चाहिए। इस वक्त आपको बराह रास्त लिए चलेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा के तहत वर्चुअल इजलास जारी है। वज़ीर आज़म इमरान खान खिताब कर रहे हैं। As we all know, a global issue, because this is, as we all know, a global issue. It's a global problem and it needs a global solution. So let me just start off by saying that when the virus hit Pakistan and we did the lockdown, everything came to a standstill, as it did in most economies of the world, where they were trying to cope with stopping the spread of the coronavirus. And when everything came to a standstill, the biggest issue for us was how to look after the most vulnerable section of our population. And the people affected in the non-formal sector of our economy, in our country, out of a population of 220 million people, the vulnerable section of the society was almost 150 million people. Non-formal sector, daily wages, weekly wages, whose family depended upon them earning money so that they could eat. So we then started this big cash handout, one of the biggest programs in Pakistan's history. We doled out $8 billion to stimulate our economy and, of course, to give cash to the most vulnerable section of our society. But the problem was, and the problem is, we have falling exports. We have falling remittances. We were trying to big, ambitious plans to revive our tourism sector. All this took a nosedive. And I know that this is the problem with most of the countries, but specifically the developing countries face this problem. To put things in perspective, the total amount of stimulus we could afford to give to our economy, and that was the biggest stimulus ever in our history, we managed to give $8 billion. And so when you compare it with countries like the United States, from what I heard, they're giving $3 trillion, Germany $1 trillion, euros, Japan $1 trillion. The developing world, we calculated, has given $7 trillion to stimulate the economy. And when you compare that with the developing world, unfortunately, we do not have the fiscal space to revive our economy, to look after the most vulnerable section of our society. And in case of our country, we still have this huge, ambitious program of fighting climate change by planting 10 billion trees. So all this money got diverted into dealing with the effects of the coronavirus lockdown. So all I want to say is that it is very important for the developing world to, at this critical juncture, look after the people of the developing world which are struggling. When I spoke to the prime ministers of Ethiopia, of the president of Egypt, prime minister of Nigeria, all of them are facing similar problems to what we are facing. And therefore, I really welcome the G20 for taking this big initiative of giving debt relief. But bear in mind, this really has to be thought through. This stimulus, this help to the developing world, I'm afraid has to be much bigger than so far it is being envisaged. Because, you know, you have the developing world with 1.5 billion people. You have, the developed world, but the developing world with
a population of 6 billion people, unless the problem is dealt with holistically as a global problem with global solutions, the world is not going to recover from this recession if the bigger part of the world's population is wallowing into poverty. So therefore, I again, Mr. Secretary General, I congratulate you. I think this is again a great initiative. I want to, again, Prime Minister Trudeau, to you and the Jamaican Prime Minister, again, I want to say that this is, please pursue these initiatives. It is very important that the world, which became insular when COVID-19 hit the world, it's very important that the world now looks at this whole issue globally. And therefore, I'm sure if the developed countries put their minds together and treat this as a global situation, I think that we will all come out of it unscathed. Right now, things look bleak, but I think if we deal it as a global issue, I think that the world will come out of it. Thank you very much. वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान अक़वाम मुत्तहिदा के तहत आलमी वर्चुअल इजलास से खिताब कर रहे थे। उन्होंने बताया कि कोरोना पेंडेमिक के बाद किस तरह की मुश्किलात हमारी इकॉनमी को फेस करनी पड़ सकती हैं। इजलास में कोरोना वबा और बाद के दौर में सरमायाकारी से मुतालिक तबादला ख्याल किया जा रहा था। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने भी अपना मौक़िफ़ दुनिया के सामने रखा है।